डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। से कुछ तजुर्बे किया आपने होम्योपैथी पे? कभी कभी होते हैं जी। कभी कभी जी फिर कुछ पूरी तरह वो धड़ल्ले से नहीं जी। हाँ, लेकिन नतीजा कोई उम्मीद अफजा? जी एक आध मरीज में नज़र आया है मुझे, मेरी वो कमज़ोरी है, अगर नहीं नज़र आता अच्छा, तो इसलिए कि वो मरीज को आ जाता है कि नहीं? मरीज को आ जाता था बस फिर ठीक है। तो अगर मरीज को नजर आता है जी, फिर बिल्कुल जी, ठीक है। जी, हाँ। तो खास केस को रिपोर्ट करने वाला एक जो गिडीनेस जिसको हाँ। होती थी और टिनेटस वगैरह, शां शां की आवाज़ कान में, तो उसको कॉकुलस मैंने ट्राई किया था। हाँ। तो पहले वो लेती रही है, सर्क वगैरह जो दवाइयाँ हैं, काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में भी गाल में इस्तेमाल किया। यहाँ फ़ायदा 2 बल्कि हैं जी मरीज़, तो उनको कुछ फ़ायदा नज़र आया। कॉकुलस बहुत अच्छा है, कान के अंदर अगर जो है ना उसकी ट्यूब जी हाँ, उसमें खराबी हो अगर जी जी बैलेंसेज में और उसके सीलिया जो है उनकी जी जी प्रॉब्लम है तो उससे कॉकुलस बेहतरीन दवा है उसकी। जी जी और अगर एनीमिक कंडीशन से खासतौर पर मलेरिया के बाद हो जी। उसमें चाइना बेहतर है। अच्छा तो ये भी देखना पड़ता है इसका पस मंजर क्या है। ठीक, इसीलिए मैं अर्ज की हुजूर के वो सारी अब पूरी तरह तो नहीं है, सिर्फ आस्ता आस्ता होता जाएगा। अभी आपने पढ़ी भी तो थोड़ी दवाएं बहुत हैं, बहुत थोड़ी जी। अभी काफी जरूरत है। कान के सुराख में भी काफी सही कपड़ा, हाँ? कान में सुराख हुई उसमें तो जरूर भरनी पड़ेगी। हाँ? हमें उसका सुरा जो मैकेनिकल चीजें हैं उनका दवाइयों से इलाज नहीं हो सकता, जी उनको तो मैकेनिकल ही होगा। और जो सर्जन का दायरा है वो अलग है और उसका फिजिशियन का दायरा अलग है। कान में सुराख है। आने मगर रोज तो नहीं सारी दुनिया को बताएंगे। कान में पूछूंगा दवाई को ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आर्सेनिक हम कर रहे थे, शुरू करनी है जी। शुरू करनी। अच्छा, आर्सेनिक बहुत ही एक अहम दवा है और इस लिहाज से कि ये बहुत सी बीमारियों में अगर ये बराह रास्त काम ना भी आती हो तो किसी न किसी तरह मददगार जरूर हो जाती है। और बहुत सी बीमारों में मैंने इससे इस लिहाज से भी फायदा उठाया है। इसका जो अपना मिजाज है वो मैंने गालिबन एक और दवा के दौरान बताया था कि इसको गोल्ड हेडेड केन पेशेंट कहते हैं, यानी ऐसा मिजाज जिसमें बेहद नफासत पाई जाती हो और मामूली सी चीज़ों का इधर उधर रखा जाना उसके मिजाज के सख्त खिलाफ हो। अगर उसने अपनी मेज़ खास तरीके से लगाई हुई है और बीवी आके उसको थोड़ा सा बदल देती है कोई बच्चा, तो उससे उसका मिजाज बिगड़ जाता है। और नफासत सारे इसके मिजाज में हर चीज़ में मुसलसल पाई जाती है। उसके बावजूद इसके अखराजात में सख्त बदबू होती है और ताफुन की इंतहा पाई जाती है। ये दो तजादात हैं मिजाज के और जिस्मानी बीमारियों के। और मिजाज का असर बीमारियों पे ये होता है कि मुंह खुश्क, आमतौर पर असाब पर जब किसी बीमारी का असर पड़ता है या किसी के असाब ज़्यादा हसास हों तो उसका मैलान 2 तरह से ज़ाहिर होता है, एक पेशाब का बार बार आना और एक मुंह का खुश्क होना। जलसीमियम इस लिहाज से आर्सेनिक से बहुत मुशाबे है। जलसीमियम में भी पेशाब की ज़्यादती हो जाती है और दोनों को सर्दी लगने से अमूमन या असाब पर दबाव के नतीजे में यही इलामतें ज़ाहिर होती हैं। जिनको ज़्यादा दिमागी काम करना पड़े, अगर बोझ हो, खुसूसन महज दिमागी काम से इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर बोझ हो, कई किस्म के परेशानियां हों, तो उस वक्त बसा औकात ये हो जाता है।
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये तकलीफ़ थी और इल्हामन आपके इल्हामात में भी जिक्र है, मगर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई के तौर पर फरमाया था कि आने वाला मसीह 2 ज़र्द चादरों में लिपटा होगा, एक निचले बदन और एक ऊपर के बदन। और उनकी 2 इलामतें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमाया करते थे, एक दौरान सर और एक बाज़ औक़ात कसरत बौल इतनी ज़्यादा होती थी कि रात काम करना मुश्किल हो जाता था। यानी चंद फिक्रे लिखे और फिर जाना पड़ा, फिर इस तरह बाज़ सारी रात। असल में ये दोनों एक ही बीमारी के 2 हिस्से हैं, और वो जो बेहद ज़हनी दिमागी बोझ था सिर्फ इल्मी काम का नहीं, बल्कि दुश्मनों की हर तरफ से इस्लाम पर हमले और चारों तरफ महाज खोले हुए थे। ये 2 जब कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक हर वक्त का एक सिर पे लटका हुआ बोझ के फलां से ये करना है, फलां से ये काम करना, ये टक्कर है और फलां से ये कज़िये तय करने वाले हैं, और फिर दिमागी काम साथ हों, तो ये दोनों चीज़ें मिलकर वो इलामतें पैदा करती हैं जो अंदरूनी असाबी बेचैनी है, जो गुर्दों में हरकत पैदा कर देती है, और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हसास होकर बार बार पेशाब के ज़रिए इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करती है। एक और वजह यह भी हो सकती है कि बसा औक़ात इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, और ब्लड प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए अंदरूनी तौर पर बाज़ वजूद ऐसे ऑर्डर देती हैं कि गुर्दे ज़्यादा काम करें। तो कई किस्म के अंदरूनी मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन 2 बड़े मुहर्रिकात जो ज़ाहिर दिखाई देते हैं वो यही हैं। तो इस पहलू से जलसीमियम और आर्सेनिक में फ़र्क बड़ा आसान है। जलसीमियम में मुँह खुश्क होता है लेकिन प्यास नहीं होती, और जलसीमियम की बेचैनी अंदरूनी अज़ा पर असरअंदाज होती है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इंसान को महसूस नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा जलसीमियम का मरीज़ बड़ा वो कंप्लेसेंट सा होता है, उसको कोई परेशान घबराहट नहीं, कोई अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करता, ना खुद जानता है। तो वो अंदरूनी दबाव जो अंदरूनी तौर पर जिस्मानी अवारिज़ में तब्दील हो जाएं और जहन पर असर अंदाज ना हो, इन मानों में कि बेचैनी और बेकरारी हो, वो जलसीमियम की इलामत है। जलसीमियम में एक और बात है, बहुत खुला पेशाब आता है, आर्सेनिक में थोड़ा थोड़ा आता है, क्लियर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन। और अजीब बात है कि जलसीमियम में बार बार आने के बावजूद भी ज्यादा ही आता है, और ये इसकी एक वजह ये हो सकती है, मैंने जो जलसीमियम के मरीजों का इलाज करके देखा है उसमें मैंने महसूस किया है कि जलसीमियम के मरीज में ब्लड प्रेशर का दबाव ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए कोई बईद नहीं कि वाटर रिटेंशन हो गई हो और उसके नतीजे में इतना पानी निकलता है जो इतना पीता नहीं, प्यास कोई नहीं और पेशाब बहुत ज़्यादा, और जब एक दफ़ा खुल के पेशाब आ जाए तो फिर वो रिलीफ महसूस करता है। एक रात उसकी लगेगी मसलन इस मुश्किल में मुब्तला रहेगा कि बहुत बार बार पेशाब करना पड़े और खुला पेशाब आए, लेकिन एक दफ़ा फारग हो जाए तो फिर उसका बदन तस्कीन और राहत महसूस करता है, वो पहले से बेहतर हो जाता है। आर्सेनिक में ये बात नहीं है। आर्सेनिक की बेचैनी ज़ाहिर सरफेस पे भी ज़ाहिर, यानी सतह पर भी ज़ाहिर होती है, और इसका ताल्लुक वाटर रिटेंशन से नहीं मालूम होता, बल्कि महज बेचैनी का इजहार है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा और बार बार आएगा, और ये दोनों दरअसल दोनों दवाएं ज़हनी दबाव और
तनाव के नतीजे में जो ज़हनी असाबी तनाव है उसके नतीजे में बाज़ उज़लात पर हमला की वजह से पैदा होते हैं, यानी वो हमला से पल रखने वाली दवाएं हैं और गुर्दे इसमें ख़ास तौर पर असरअंदाज होते हैं। मुंह खुश्क होना आर्सेनिक में भी पाया जाता है, उस जरासीम में भी पाया जाता है, मगर फ़र्क ज़ाहिर है, एक में प्यास है एक में नहीं है। आर्सेनिक का मिजाज ये है कि घूंट घूंट पानी भरता है मरीज, मुंह तर करने की कोशिश करता है और प्यास बुझती नहीं, या दूसरे लफ्जों में वो प्यास है ही नहीं बल्कि एक बेकरारी का इजहार है बस, कि शायद पानी पीने से मुझे तस्कीन मिले, लेकिन थोड़ा सा पानी पी कर पता चलता है कि कोई तस्कीन नहीं है, तो उसको मरीज छोड़ देता है। फिर घबराहट में थोड़ा सा मुंह भरता है। जो हकीकी प्यास है वो आर्सेनिक में नहीं पाई जाती, और इसका एक निशान यह है कि जब आर्सेनिक की बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए तो प्यास कुल्लियतन गायब हो जाती है। इसलिए बाज़ लोग जो इस सलामत को ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे जाते हैं वो फिर आर्सेनिक को रूल आउट कर देते हैं, समझते हैं कि आर्सेनिक का केस ही नहीं है, क्योंकि बाद मरीजों में प्यास नहीं है। आर्सेनिक का मिजाज जब ज़्यादा आगे जब बीमारी में ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो उसकी प्यास बस बसा औकात बुझ जाती है और बेचैनी कायम रहती है, और इस सूरत में उसकी बेकरारी में भी एक फ़र्क पड़ता है। जब बीमारी बहुत आगे ना बढ़ी हो तो सारे जिस्म को हरकत देता है मरीज, एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाएगा, एक करवट से दूसरी करवट में जाएगा, लेकिन जब आप पूछें तो ये नहीं कहेगा कि मेरे बदन में दर्द थी इसलिए मैं हरकत कर रहा हूँ। महज वो बेकरारी से, जैसे गालिब कहते हैं काव काव कावे काव कावे कावे सख्त जानी, या असल में है काव कावे सख्त जानी। कानून लोग कावे कावे पढ़ जाते हैं, मगर असल तो है काव कावे सख्त जानी हाय तनाय न पूछ। वो सख्त जानी की जो बेकरारी है ना, उसको आर्सेनिक से मुशाबे करा दिया जा सकता है। जब ताकत कम हो जाए, बीमारी बढ़ जाए, तो फिर बदन हरकत नहीं करता, सिर्फ सर दाएं बाएं इंसान मारता है। उस बेचैनी के वक्त बिलअमूम प्यास गायब हो चुकी होती है। अगर कुछ हो भी तो मामूली इजहार होता है, वरना उस वक्त फिर मतलब बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आर्सेनिक में फास्फोरस की तरह एक गर्मी सर्दी के ताल्लुक में तजाद पाया जाता है। फास्फोरस आपको बढ़ा चुका हो ना पहले? जी। हाँ। क्या तजाद बताया था मैंने, किसी को याद है? आर्सेनिक और गर्मी से नहीं, फास्फोरस में गर्मी सर्दी के ताल्लुक में क्या तजाद पाया जाता है? क्यों नहीं किसी को याद है? पीर साहब आप बड़े होशियार बनते हैं। नहीं है गलती हो गई। वैसे सर्दी से आराम आता है, क्या? आमतौर पे सर्दी से आराम आता है, मगर दांतों की तकलीफ में नहीं, वो तो मैंने यही बात जनरल की थी। दांतों की तकलीफ में मैंने कहा था सर्दी और गर्मी बाज़ दफ़ा दोनों ही तकलीफ देती हैं, मगर सर्दी जब ज़्यादा हो तो उस वक्त वो चूँकि सुन कर देती है इसलिए आराम आ जाता है। इसलिए डॉक्टर भी टीके से पहले एकदम उसको ठंडा करते हैं, लेकिन गर्मी आग लगाती चली जाती है। जिसको गर्मी से तकलीफ हो दांत की आसाब में, क्योंकि आसाब नंगे होते हैं ना, इसलिए गर्मी बहुत ख़तरनाक साबित होती है। बाज़ दफ़ा ज़्यादा गर्म अगर कर दें तो बेचैनी उसकी बहुत देर तक बाकी रहती है और दर्द सारी रात तक मसलन भड़का रहता है। लेकिन सर्दी का वक्ती तौर पर तकलीफ देती है, नंगी नर्व है तो सर्दी भी तकलीफ देगी, लेकिन वो फौरन फिर तकलीफ भी दब जाती है। पानी जब ठंडा पानी या बर्फ हटाएं तो तकलीफ फौरन दबती है, गर्मी से नहीं। गर्मी से उसका वायलेंट रिएक्शन होता है। ये गालबन मैंने समझाने की कोशिश की थी, हो सकता है कुछ कहने में गलती हो गई हो।
लेकिन ये तजाद नहीं है। फास्फोरस के तजाद के ज़िम्मे में मैंने एक और बात कही थी, वो ये कही थी कि उसके सारे जिस्म ठंडा होता है और गर्मी से आराम पाता है, लेकिन सर की तकलीफ़ें और मैदे की तकलीफ़ों में सर्दी आराम देती है। आपने बताया हुआ हाँ, आपने बताया हुआ बताया हुआ ना, जी, मैदे और सर को ठंड से आराम मिलता है। सर को और मैदे ठंड से आराम। जी, आपने बताया। बिल्कुल ठीक है। यही तो मैं कह रहा था कि बताया हुआ मैंने, लेकिन जी। वो पूछ रहा था किसी को याद है कि नहीं। और उस ज़िमन में मैंने कहा था कि चूंकि ठंड से आराम आता है, हो सकता है इसके दांत के मरीजों में भी यही बात असरअंदाज होती हो कि गर्मी से तकलीफ बढ़ती है और सर्दी से आराम आता हो। आर्सेनिक में और इसमें फास्फोरस में ये मुशाबहत पाई जाती है कि आर्सेनिक का मरीज भी सख्त ठंडा होता है और सारे जिस्म के लिए गर्मी चाहता है, हर वक्त सुरैनम की तरह लिपटा रहेगा या आग के करीब बैठना पसंद करेगा, मगर मैदे को नहीं, सर को वो ठंड से आराम आता है। और सर बाज़ दफा ठंडे पानी में वो बार बार धोता भी है मरीज बेचैनी की वजह से, सर में आग लगी होती है, जिसका मतलब यह है कि दौरान खून भी गैर मुतवाज़न हो चुका है। ये बात भी खास तौर पर आर्सेनिक में याद रखने के लायक एक तजाद है। बेचैनी इसकी जो है, इसमें भी ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट्स पाई जाती है, यानी एक हालत दूसरी हालत में बदलती है। सर को जब सर में दर्द हो रहा हो तो दो तरह से आराम आता है, एक दबाव से, ये और एक दवा में पाया जाता है। बताया था हाँ बताएं। ब्रायोनिया नहीं हल्के दबाने से नहीं, दबाव से नहीं, सिर्फ मैं बात पूरी मुकम्मल ये है कि बावजूद इसके कि सर पर दर्द के नतीजे में दबाव होता है, उसके बावजूद दबाव ही से आराम आता है। प्रेशर महसूस होने के बावजूद सर की चोटी पर जोर से अगर दबाया जाए तो फिर उस प्रेशर को रिलीफ मिलता है, हालांकि अंदरूनी तौर पर दबाव की कैफियत पाई जाती है। आर्सेनिक में ये बात नुमाया है, लेकिन इसके अलावा ठंड से आराम, इसलिए आर्सेनिक का मरीज अगर ये दोनों अलामतें इकट्ठी पाई जाएं और सर्दी से सर को दर्द को आराम आता हो, तो उसमें एक दो और अलामतें अगर आप तलाश कर लें तो यकीनी तौर पर वो आर्सेनिक का मरीज होगा। एक ये कि मतली जरूर पाई जाती है आर्सेनिक के सर दर्द में, शदीद मतली और कै दोनों बातें। जो मिग्रेन की तस्वीर खिंचती दवाओं में आती है वो इससे मुशाबे है। और मिग्रेन में वन साइडेडनेस भी पाई जाती है, आर्सेनिक में भी बाज़ दफ़ा वन साइडेडनेस पाई जाती है, जरूरी नहीं कि एक तरफ या दूसरी तरफ, दाएं या बाएं तरफ, ये हो सकता है, लेकिन सारे सर का दर्द भी हो सकता है। इसमें पीरियोडिसिटी जिसको कहते हैं, यानी मुअय्यन वक्फे के बाद इस मरज का दोहराया जाना, ये नुमाया अलामत है। अगर किसी को मिग्रेन हो, ये सारी अलामतें पाई जाएं और ठंड से आराम आता हो और दबाव भी महसूस होता है, लेकिन वो निस्बतन कम हैसियत की चीज़ है, सर को ठंड से आराम आना बहुत नुमाया अलामत है। और 14 दिन के बाद हो मसलन दौरा या हफ्ते के बाद हो, आर्सेनिक की जो पीरियोडिसिटी है उसको आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, खास वक्फों के बाद इसका मरज हमला करता है, तो इसका ताल्लुक ऐसा मरीज यकीनी तौर पर आर्सेनिक का मरीज है। अगर आप आर्सेनिक की बजाय किसी और दवा से सर दर्द को ठीक कर दें या ठंडा पानी सिर पे डाल के वो सर दर्द दूर हो जाए, तो वही सर दर्द रूमेटिज्म में तब्दील हो जाएगा।
और जिस्म में, जोड़ों में, मुख्तलिफ हिस्सों में वो दर्द महसूस होगा। आप रूमेटिज्म का इलाज करेंगे तो उसी किस्म का सर दर्द दोबारा आ जाएगा। ये इलाज नहीं है, ये एक तरफ से एक मर्ज को धकेल कर दूसरी तरफ फेंकने वाली बात है। लेकिन अगर आप आर्सेनिक देंगे ऐसे मरीज को जिसमें ये अल्टरेशन भी पाई जाए तो मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल से शफायाब होगा, उसका सर दर्द भी हटेगा और रूमेटिज्म भी नहीं रहेगा। और ऐसा मरीज जिसमें वो खुद बताए आपको कि ये होता रहा है मुझसे, उसमें चाहे रूमेटिज्म की हालत में आर्सेनिक दें चाहे सर दर्द की हालत में दें, दोनों सूरतों में अल्लाह के फजल से आर्सेनिक ही से मरीज शफायाब हो जाता है। इसलिए होम्योपैथी में ये बातें बहुत गौर से देखनी चाहिए कि एक मर्ज किस हिस्से में किस हिस्से मर्ज में तब्दील होता है। इसकी जो तब्दीली है मर्ज की, उसमें औरतों में एक और तब्दीली का नक्शा उभरता है। रहम की तकलीफें दिमागी तकलीफों में तब्दील होती हैं और उसमें दिमागी तकलीफों में जो बेचैनी और तवाहमात और मौत का खौफ और बास किस्म के पागलपन, ये अगर जो आर्सेनिक की अलामतें हैं ये अगर जाहिर हों और इसकी मेंसेस वगैरह की तकलीफों में आराम आ जाए तो ये ख़तरनाक चीज़ है। आर्सेनिक देंगे तो सर उसकी अलामतें, दिमाग की अलामतें भी ठीक होंगी और ये मर्ज भी ठीक हो जाएगा। अगर और तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपस में इसी तरह सीसॉ, जिस तरह ऊंचा नीचा, ये खेल जारी रहेगा। जब इसकी बेचैनी बढ़ जाती है तो जैसा कि मैंने बयान किया, बाज पागलपन में तब्दील हो जाती है बाज़ दफ़ा, और ऐसा पागलपन अमूमन मजहबी रुझान भी रखता है। आर्सेनिक का मिजाज, आर्सेनिक के मिजाज का मरीज अगर पागल हो जाए तो बिलअमूम एक तो उसके पीछे लंबी तारीख है उसकी बेचैनी की, उसे पहचाना जाएगा। दूसरा ये कि उसके पागलपन में दो किस्म के रुझान पाए जाते हैं। एक तो ये कि वो ये कहेगा कि मेरी बख्शिश के दिन गुजर गए, बस अब मैं ऐसा गुनाहगार हो चुका हूं कि मैं बख्शा जा ही नहीं सकता। और दूसरा, उसको खुदकुशी के रुझान भी पैदा होते हैं। खुदकुशी के रुझान में अगर दूसरी अलामतें ना हों तो मेरे तजुर्बे में जो सबसे अच्छी दवा आई है, जिससे खुराक फल से बाज़ दफ़ा एक ही खुराक से वो मरीज को फिर दोबारा कभी ये गलत रुझान पैदा नहीं हुआ, वह है आरम म्योर हाइपोटेंसी में गोल्ड क्लोराइड। हुजूर किसी वजह से भी खुदकुशी का अगर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर तो अलामतें आर्सेनिक वगैरह की नजर आए जी फिर तो फिर यही देनी चाहिए। लेकिन अमूमी केस है, आपके पास उसकी तफसील मौजूद नहीं है और ना ऐसा मरीज ज्यादा बताता है, फिर आमतौर पर वो गुमसुम रहता है। ऐसे केस में आरम में और आवाज में बाकी चीजें अलामतें ना हो तो बेहतरीन दवा साबित होती है और कम से कम बेअसर नहीं होती, कुछ ना कुछ असर जरूर दिखा देती है। उसमें कुछ नरमी पैदा हो जाएगी, कुछ रुझान सेहत की तरफ मायल होगा, फिर आप उसका तफसीली इलाज करें तो उससे फिर खुदा के फजल से ठीक हो सकता है। लेकिन इतनी दफ़ा मैंने ऐसे मरीजों में सिर्फ एक खुराक से इलाज किया है और उसको मुफीद देखा है कि मैं समझता हूँ इसको रूटीन रेमेडी बनाना कोई मुनासिब बात नहीं है। रूटीन के तौर पर अब आरम में और 1000 या ऊंची ताकत में दें तो उससे फायदा पहुंचता है। आर्सेनिक में गैंग्रीन्स का रुझान बहुत पाया जाता है और इखराजात इसके सख्त बदबूदार और बाज़ दफ़ा इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कि क्यूरेटिंग करके
अगर औरतों की ब्लीडिंग ख़त्म कर दी जाए तो उसके बाद बाज़ दफ़ा मुस्तकिल बदबूदार मादे निकलने शुरू हो जाते हैं और पैसिव ब्लीडिंग भी हो। पैसिव ब्लीडिंग होती है, उसमें बाज़ दफ़ा जिस तरह जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे हों इस तरह वो खून में शामिल होते हैं। ये सिर्फ रहम से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ नहीं, कहीं भी अखराजात को क्यूरेटिंग के ज़रिए बंद किया जाए, मतलब नाक के अंदर भी बाज़ अल्सर्स पैदा होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है दूसरे अल्सर्स को, तो ये चीज़ जो है ये हमेशा ख़तरनाक असरात पर मुंतज होती है। नंबर एक, इसके नतीजे में पागलपन भी हो सकता है और सारे जिस्म में दर्दें और बेचैनियाँ, टॉक्सिन जमा होकर उसका रिलीज कोई नहीं होता, गुर्दों पर इसका बद असर पड़ता है, बाज़ फेल कर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि उन अखराजात को दोबारा जारी किया जाए और उसमें आर्सेनिक एक अहम दवा है। एक दूसरी अहम दवा काली आयोडाइड है और एक तीसरी आर्सेनिक आयोडाइड। ये वो दवाएं हैं जो मैं अपने तजुर्बे में ला चुका हूँ और मुझे इल्म है कि खुदा के फजल से ऐसे केसेस में मुफीद साबित होती हैं। आर्सेनिक की दूसरी अलामतें उसको खोल के आपके सामने ले आएंगी, उसकी बेचैनियाँ, बेकरारी और जो बातें सारी बयान कर चुका हूँ। आर्सेनिक और सीकेल भी आपस में मुशाबे हैं। सीकेल कॉर आमतौर पर गहरे खून के अमराज में इस्तेमाल होता है जहाँ काले रंग का मुतफ़न खून आना शुरू हो जाए। इसको स्पेल कैसे करेंगे? सीकेल SECAL, सीकेल, बाद में फिर ई है और COR फुल स्टॉप। कहीं मैंने गालिबन कैसे भी देखा है लिखा हुआ, लेकिन ये पूरा याद नहीं, मैं भी चेक करके आपको बताता हूँ। ये जो है बोरिक, ये तो सी के साथ ही देता है, सीकेल। CEC है जी। ये पता है डॉक्टर साहब को क्या चीज है सीकेल कॉर? हाँ जी नहीं। अर्गोटीन नहीं देते आप मरीजों में? जी जी जी। किस तरह से देते हैं? वो इसीलिए ताकि टू ब्लीडिंग बंद करने के लिए। जी जी ये स्ट्रक्चर पैदा करती है। ठीक है जी। और इसीलिए कॉटराइजेशन के लिए भी ये अर्गोटीन का इस्तेमाल किया जाता है एलोपैथिक में। ठीक। और ये बहुत खतरनाक है। इसी अर्गट का केस मैंने आपको बताया था, किसी ने सिंध में किसी हामला औरत को आखिरी दौर में अर्गट, किसी को अताई हकीम था कोई, उसने अर्गट का टीका लगा दिया जो एलोपैथी में मिलता है गालिबन इसका टीका, या वो दवा वैसे दे दी होगी, मुझे तो टीका ज़हन में याद है। उसके नतीजे में इतनी सख्त कंस्ट्रिक्शन हुई कि रहम का मुंह नहीं खुलता था और वक्त आया हुआ था और दर्दें बिल्कुल पूरे जोर से सही सीमित में उठ रही थी, लेकिन मुंह उसका इस तरह तंगी से बंद था कि हमारा जलसा हो रहा था, वहां तक भी दूर तक हल्की हल्की चीखों की आवाज आ रही थी। और उसका खाउन भागा भागा आया कि मेरी बीवी मर रही है और हो सकता है रहम फट जाए, इस कदर तकलीफ की हालत में। तो उसने, मैंने उससे ज़्यादा सवाल का वक्त नहीं था, मुझे खतरा, ये ख्याल पैदा हुआ कि ये अर्गट का केस होगा। मैंने कहा तुमने कोई हकीम से किसी से इलाज करवाया? उसने कहा हाँ, उसने एक दवाई दी थी, उसके बाद ये इलामतें पैदा हुई। पहले ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो उस पर मैंने उसको क्लोरोफाइलम 200 में एक खुराक दी और 5 या 10 मिनट के अंदर अंदर नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्लोरोफाइलम उसकी कंस्ट्रिक्शन जो होती है उसकी मुंह की, उसको खोलता है। अर्गट के साथ बराह रास्त का कोई ताल्लुक मुझे याद नहीं था, मुझे ये पता था
कि अगर दर्दें उठ रही हैं और यूट्रस के मुंह की तरफ जाएं और नतीजा खेज ना हो और बल्कि टांगों में उतर जाएं, ये अलामत भी थी। तो उस वक्त कॉलोफैलम बहुत अच्छी है। तो अर्गट ये वो चीज़ है जिसको सीकेल कॉर कहते हैं, और इसकी ख़ास अलामत ये है कि ये शदीद गर्मी महसूस करता है मरीज़, और बाकी ताफ़ुनात की तमाम अलामतें आर्सेनिक से मिलती हैं। बेचैनी भी पैदा हो जाती है, ताफ़ुनात भी हैं, और बाज़ खून के बंद होने से जो जहर फैल जाते हैं जिस्म में, इतनी मिलती हैं कि बाज़ दफ़ा तफरीक करना मुश्किल होता है। लेकिन एक बात ऐसी है जो नुमाया फ़र्क है, आर्सेनिक का मरीज़ अपने जिस्म को हर वक्त ढांपेगा और आग के करीब बैठेगा, और अर्गट का खाया हुआ मरीज जो है ना, मारा हुआ मरीज, वो शदीद गर्मी महसूस करता है, वो कपड़े भी बाज़ दफ़ा उतार के फेंकने की कोशिश करता है, तो इससे वो साफ पिछाने जाते हैं। तो आपको इन बातों की तरफ ध्यान करना चाहिए, ऐसी इलामतें जो आप देख कर मालूम कर लें फौरन और तफरीक आसान हो, वरना वो लोग जो आदी हो जाते हैं रेपर्टरी के, उनकी बड़ी मुसीबत है। हर वक्त ये इलामत वहाँ, ये इलामत वहाँ, सारा दिमाग हर वक्त कंफ्यूज रहता है बेशुमार इलामतों से, और कुछ पल्ले नहीं पड़ता। ये तफरीक वाली इलामतें जो हैं ये बहुत ही मुमिद हैं, और एक मरीज को देखा और फौरन आपको पता लग गया ये क्या बात है। तो ये फ़र्क याद रखें, आर्सेनिक और फास्फोरस, आर्सेनिक और ये अर्गट या सीकेल कॉर। फास्फोरस में एक और फ़र्क भी है, आर्सेनिक और सीकेल के अखराजात स्याह रंग के बदबूदार होते हैं, फास्फोरस के आमतौर पर सुर्ख रंग के, तेज सुर्ख रंग के, एकोनाइट की तरह के। गैंग्रीन्स में जहां बाज दफा डॉक्टरों ने कथित तौर पर काटने का हुक्म दे दिया आधा के, वहां आर्सेनिक सीएम मैंने देखी और वो मरीज बच गए। एक केस था श्रीलंका या कहां से, बाहर दूर की जगह है कोई, वहां नौजवान बेचारा था, उसका हाथ आ गया था मशीन में, कुचला गया था, यानी अंगूठा या कोई हिस्सा, और उसको इलाज किया, लेकिन वो कुचला होने की वजह से वो रफ्ता रफ्ता वो मुस्तकिल क्रोनिक जख्म बन के फिर गैंग्रीन बन गई और स्याह हो गया। डॉक्टरों ने पहले उसका अंगूठा काटने का कहा कि अंगूठा कटवाओ, और वो अंगूठा नहीं कटवाना चाहता था, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हें डेफिनेट गैंग्रीन हो चुकी है, पूरा बाजू काटना पड़ेगा वरना मौत यकीनी है। तो जो पहले अंगूठे से घबरा रहा था, उस बेचारे के बाजू का तो तस्वुर भी हौलनाक था। तो उसने मुझे बार बार खत लिखे कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। उसको मैंने आर्सेनिक सीएम की एक खुराक या ऊंची ताकत में कोई होगी, मुझे सीएम याद है, वो दिलवाई, और फिर हफ्ता या 10 दिन के बाद रिपीट करने के लिए कहा। उसने लिखा कि दर्द तो है, लेकिन जो स्याही थी वो रफ्ता रफ्ता सुर्खी में तब्दील हो रही है। तो मैंने कहा अल्लाह की तरफ से तुम बच जाओगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ, ना घुटना, ना अंगूठा काटना पड़ा, ना बाजू काटना पड़ा, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो एक्सट्रीमिटीज में उंगलियों, पाँव की उंगलियां हों या हाथ की उंगलियां वगैरह हों, वहाँ से अमूमन जो गैंग्रीन शुरू होती है, और आर्सेनिक अगर काम करे तो बड़ी जल्दी असर दिखाएगी। ज़्यादा लटकाने की ज़रूरत नहीं है केस को, इस ख्याल से कि शायद काम कर जाए, लंबा ना लटकाएं। अगर ऑपरेशन लाजमी है तो करवा देना चाहिए फिर, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। दूसरी दवा जो मददगार के तौर पर मैं देता हूँ सिलीशिया है, और बाद में फिर मैंने इन दोनों को रूटीन के तौर पर ऑल्टरनेट करना शुरू कर दिया, और इल्ला माशाअल्लाह अच्छे असरात देखे हैं इसके। लेकिन अगर गहरे नासूर की शक्ल हो तो वहां आर्सेनिक से ज्यादा काली आयोडाइड या आर्सेनिक आयोडाइड काम करते हैं। एक गैंग्रीन है जो फैली हुई जख्म की गैंग्रीन, जिससे जिल्द काली हो रही है और
वो बदबू اس की खास होती है, दिखाई देती है, सुना महसूस होती है बड़ी वाज़ेह तौर पर। एक गैंग्रीनस अल्सर्स होते हैं जो डीप रूटेड अल्सर्स हैं, कुछ देर तक वो क्रॉनिक अल्सर रहते हैं, फिर उनके गैंग्रीन बनने का खतरा होता है। उनमें काली आयोडाइड नंबर 1 और आर्सेनिक आयोडाइड नंबर 2 काबिले तवज्जो हैं, क्योंकि इनसे मैंने तजुर्बे में देखा है काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है। आर्सेनिक में गर्मी भी महसूस हो रही हो तो गर्मी ही से उसको आराम आता है, दबाव महसूस होता है तो दबाव ही से आराम आता है। इसलिए इसके अंदर एक अंदरूनी तजाद सा पाया जाता है। अंतड़ियों की अमराज में पेट फूला हुआ और सख्त बदबूदार अखराजात, मौत का खौफ, घूंट घूंट पानी पीना, ये तस्वीर फौरी तौर पर आपको आपके ज़हन आश्चर्य की तरफ मुंतकिल करेगी। इसमें एक इलामत हायोसिमस से भी मिलती है। हायोसिमस पढ़ चुके हैं आप? हायोसिमस एक ऐसी दवा है जो टाइफाइड में भी बहुत काम आती है और जुनून की इलामतों में भी, और नौजवान लड़कियों में भी बाज़ दफ़ा हायोसिमस की बीमारी पैदा होने की वजह से बहुत ही खौफनाक किस्म का, उसको क्या कहते हैं दिमागी में, हिस्टेरिया सा पैदा होता है। और 2-3 इलामतें बड़ी नुमायां हैं इसमें। एक ये कि मरीज अपने कपड़े चुनता है, यूं करके चुटकियां सी काटता है, बदन को भी और कपड़ों को भी। ये टिपिकल इलामत है हायोसिमस की, लेकिन आर्सेनिक में भी पाई जाती है, इसलिए मैं आपको फर्क बता रहा हूं। आर्सेनिक में जब ये पाई जाए तो लिसीवियस थॉट्स एक्सप्रेशंस नहीं होते, यानी शहवानी बातें मरीज नहीं करता, ना उस तरफ दिमाग जाता है। लेकिन पाक बाज साफ सुथरी बच्ची मासूम जब वो ऐसी बेहोशी या अपने दिमागी दौरे में ऐसी बातें करनी शुरू करे तो माँ बाप के लिए सख्त उलझन पैदा हो जाती है कि इस ऐसी मासूम बच्ची में आया कैसे। असल में वो उसकी तबीयत के गम की वजह से नहीं, बल्कि सोजिश की वजह से ख्यालात पैदा होते हैं। मुतलका अज़ा में अगर सोजिश हो तो बाद सोजिशों के नतीजे में वहाँ ऐसी टॉक्सिन पैदा होती है जो दिमाग की तरफ खून के जरिए मुंतकिल होकर वहाँ वैसे ख्यालात पैदा कर देती है। तो इस ऐसे मरीज की ऐसी बातें उसकी रूहानी बीमारी की इलामत नहीं है, जिस्मानी बीमारी की इलामत है। ये आर्सेनिक में है जी? नहीं, हायोसिमस में। मैं फर्क बता रहा हूँ कि चुनता है मरीज दोनों सूरतों में, कपड़े चुनता है, बेचैन भी है। हायोसिमस का मरीज बड़ा बेचैन होता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि आर्सेनिक में ये नफसानी ख्वाहिशात की कोई इलामतें दिखाई नहीं देती, जबकि हायोसिमस में नफसानी ख्वाहिशात ना होने के बावजूद मरीज बकवास करता है नफसानी, और गंदे लफ्ज़ बोलेगा, ये कहेगा, हालांकि उस बेचारे का कसूर कोई नहीं, मर्द हो या औरत दोनों में पाया जाता है। मगर औरतों में ये बीमारी ज्यादा है, यानी अगर ये ऐसी हो तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है लोगों के लिए, उनके वालिदैन के लिए बड़ी सख्त उलझन पैदा करती है। डॉक्टर आया बाहर से और बच्ची को दिखाया तो उसने आगे से ऐसी बातें शुरू कर दी, तो वो है शर्मिंदा होते हैं कि डॉक्टर क्या असर लेगा कि ये बच्ची की परवरिश कैसी हुई है। हालांकि कतन कसूर नहीं होता, इसलिए बेहतर यह है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को बुलाया जाए, वो फौरन समझ जाएगा। लेकिन एलोपैथ का कोई पता नहीं, वो खाम खा की हिस्ट्री बना लेंगे कोई, ठीक है ना। हो सकता है। जहां तक वक्त का ताल्लुक है, इसमें 12 बजे के बाद
1-2 बजे तक इसकी अलामतें भड़कती हैं, दिन को भी और रात को भी, और रात को ज्यादा, क्योंकि अंधेरे से भी इसकी मरज बढ़ती है, इसका मरज बढ़ता है। और खौफ महसूस करता है आर्सेनिक का मरीज, और खौफ के नतीजे में कंपनी चाहता है कि लोग मेरे पास बैठे रहें। लेकिन अगर मरज ज्यादा बढ़ जाए तो फिर कंपनी से इसको कोई फायदा नहीं पहुंचता, फिर लोगों के बीच में घिरा हुआ भी सख्त खौफ ज्यादा रहेगा। इसके मरीज में मरज में बाज़ दफ़ा वर्में पैदा होती हैं, क्योंकि गुर्दे से भी इसका ताल्लुक है, और बाज़ जिगर वगैरह सब के ऊपर कुछ न कुछ असरअंदाज होता है। आपको मैं बताया था फास्फोरस में भी वर्में नुमायां हैं, सारे जिस्म पर उसकी वर्में ज़ाहिर होती हैं। आर्सेनिक में भी जिस्म पर वर्में होती हैं, लेकिन इसकी आंख में ऊपर भी और नीचे भी ऐसी अलामतें पाई जाती हैं जो ऊपर की वर्म काली कार्ब से मुशाबे होती है और नीचे की वर्म एपिस से मुशाबे होती है। काली कार्ब में ऊपर से वर्म होकर आंख को नीचे गिराती है, और एपिस में निचले हिस्से में यहाँ वर्म लटक जाते हैं, पूले पूले हिस्से छोटे छोटे। तो आर्सेनिक में दोनों जगह ये वर्म है, और मुशाबहत पाई जाती है काली कार्ब से ऊपर वाले हिस्से की और निचले हिस्से की एपिस से, और इसके साथ झुर्रियां भी पड़ती हैं, और चेहरा अपनी उम्र से बहुत ज्यादा बुरा दिखाई देने लगता है। अगर ये अलामतें हों तो आर्सेनिक लाजिम है, क्योंकि इसका मतलब है कि अंदरूनी गुर्दे वगैरह में कहीं ऐसी तकलीफें पैदा हो चुकी हैं जिसकी अलामतें आर्सेनिक से मिलती हैं, और आर्सेनिक अल्लाह के फजल से जब मुशाबहत रखता है तो फिर फायदा जरूर पहुंचाता है। बाज़ दफ़ा इसका फायदा मुकम्मल नहीं होता, ऐसी चीज़ों खुसूसन प्रोस्टेट ग्लैंड या गुर्दों में या यूरिनरी ब्लैडर में तकलीफ़ों के नतीजे में जो अलामतें ज़ाहिर होती हैं, उसमें आर्सेनिक की अलामतें भी आमतौर पर ज़ाहिर होती हैं। अगर अकेला फायदा न दे तो फास्फोरस इसका अच्छा मददगार है, और ऑल्टरनेट करने से ज्यादा फायदा पहुंचता है। और ये कॉम्बिनेशन कैंसर्स में भी मुफीद है, और ऐसे कैंसर के केसेस जिनमें बहुत मामला हद से बढ़ चुका था, मैंने ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया है, और बाद और जो हैं वक्ती तौर पर देनी पड़ी। तो एक केस तो ऐसा था जो यहाँ बांग्लादेश से आया हुआ था, और डॉक्टर ने कहा था हफ्ता 10 दिन के अंदर तुम मर जाओगे, लेकिन वो मुस्तकिल फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन जाने के बाद तकरीबन 1 साल तक अल्लाह के फजल से वो ठीक ठाक जिंदा रहे, और मुझसे खतोकदाद भी रही। उनका नाम गालिबन अब्दुल्ला साहब था, और फिर उन्होंने आखिर पे जाके फिर अचानक कुछ तकलीफ पड़ी है, गालिबन वही कैंसर ही होगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर जो वर्डिक्ट था डॉक्टरों का कि तुम्हारा कोई सूरत नहीं इलाज की, तुम मर जाओगे, उसके बजाय वो खुदा के फजल से जिंदा रहे, अच्छी नॉर्मल जिंदगी बसर करते रहे। एक केस है जो अल्लाह के फजल से भी जिंदा, उसका नाम नहीं बताना चाहता इसलिए, और इस वाक़े को करीबन 8 साल हो चुके हैं, और यही एस्टेब्लिश्ड कैंसर जिसके इंग्लैंड में इलाज हो चुके, उसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री मौजूद है, उसमें ज़्यादातर जो फ़ायदा मैंने उठाया है वो आर्सेनिक और फास्फोरस से। तो बहुत गहरा असर करने वाली दवाएं हैं, और इनकी जो बाज़ मुशाबहतें हैं वो एक दूसरे के लिए मददगार बन जाती हैं। मैंने आपसे बताया था कि इसके अंदर मरज में तकरार पाई जाती है, ख़ास मुअय्यन मुद्दत के बाद ये मरज औद के आती है। इसमें ज़्यादातर 4 दिन के बाद या 7वें दिन या 14 दिन के बाद
अगर मरज़ के हमले हों और पीरियोडिसिटी जिसको कहते हैं, यानी ख़ास वक्फों में एक मरज़ का दोहराया जाना, ये इसमें बड़ी नुमाया है। और इसके 4 दिन और 7 दिन और 14 दिन याद रखिए। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे अमराज जिनमें पीरियोडिसिटी पाई जाए, उनमें भी आर्सेनिक बहुत मुफीद है। मसलन मलेरिया के मुतालिक मैंने आपको गालिबन पिछली दफ़ा बताया था आर्निका में कि ये वो दवा है जो बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल की और बहुत कम फ़ायदा उठाया। हालांकि मलेरिया के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं। और जितने भी हमारे अफ्रीका में इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, उनको ज़रूर इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। 1000 या बाज़ दफ़ा 1,00,000 ताकत में भी दिया जाए तो ये मलेरिया के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर देता है, क्योंकि इसमें सारा बदन ठंडा होता है आर्सेनिक का और सर गर्म होता है, जिस तरह एकोनाइट आर्निका का। और ये आर्सेनिक से मिलता है, लेकिन बाकी बातें नहीं मिलती, कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती। और मलेरिया में अमूमन जब सारा जिस्म ठंडा हो तो सर की तरफ गर्मी चल रही होती है और सर दर्द का हमला हो रहा होता है। ये वजह है या कुछ और वजह, मगर ये कतई बात है कि मलेरिया में प्रिवेंटिव प्रोफिलैक्टिक के तौर पर आर्निका से बेहतर कोई दवा नहीं। और जब एक हमला हो चुका हो, बुखार के दौरान नहीं देनी चाहिए। जब एक बुखार का हमला गुजर चुका हो तो बीच के वक्फे में जो मलेरिया में दवाएं काम आती हैं, उनमें एक्यूट के तौर पर नेट्रोमेर बेहतरीन है और क्रॉनिक केसेस में या आइंदा के लिए प्रोफिलेक्टिक के तौर पर आर्निका बेहतरीन दवा है। आर्सेनिक के ताल्लुक में मुझे इसलिए याद आई कि आर्सेनिक भी मलेरिया की चोटी की दवाओं में से है। आमतौर पर किताबों में आपको चाइना मिलेगी, चाइना पे जोर दिया जाएगा, लेकिन अजीब बात यह है कि पाकिस्तान में तो मुझे चाइना से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला कभी भी, यहाँ तक कि मैंने चाइना देनी छोड़ दी थी। बल्कि आर्सेनिक उससे बहुत बेहतर असर दिखाती है। और अजीब बात है कि कैंट ने भी यही तजुर्बा किया है कि एक्यूट केसेस में मलेरिया में चाइना से आर्सेनिक बहुत बेहतर है। और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात के लिखी है उसने। लेकिन मलेरिया में एक असूल पेश नज़र रखना चाहिए कि चढ़ते बुखार में दवा ना देना बेहतर है और उतरते बुखार में जब बुखार टूट रहा हो वो वक्त है दवाएं शुरू करने का। और बीच के वक्फे में बेशक बार बार आप दें। उसके बाद अगर अगला बुखार यकीनी तौर पर नरम आए, मध्यम पड़ जाए, तो आप तसल्ली रखें कि फिर इस अमल को दोहराएंगे तो बुखार 1-2 दफ़ा में ठीक हो जाएगा। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे पहचाना जाता है कि दवा ने काम किया है या नहीं। नंबर 1, बुखार का हमला हुआ है लेकिन कम हुआ है। नंबर 2, बुखार का वक्त बदल गया है और जिस वक्त आना चाहिए था उससे बाद में आया है। और नंबर 3, जो साफ पता लग जाएगा कि अगला बुखार हुआ ही नहीं, सिर्फ कमजोरी सी आई है, एक लहर सी, और उस वक्त उसको टॉनिक देने चाहिए, चाहे विटामिन भी खिलाएं, लेकिन सूप वगैरह मुफीद रहता है। तो इस तरह पहचाना जाता है कि मलेरिया में एक दवा ने असर किया है। अगर ये तीनों बातें ना हों और मरज बढ़े तो बाज होम्योपैथ पागलपन का इजहार करते हैं कि देखो जी रिएक्शन हो गया। बिल्कुल झूठ है, रिएक्शन कोई नहीं होता, वो मर रहा होता है मरीज। और अगर उसको फौरी तौर पर एलोपैथ की तरफ मुंतकिल ना करे वो मरीज, आर्टिफिशियल ज़राए से सप्रेस ना किया जाए, तो ज़्यादा लाइकलीहुड है कि वो मर जाएगा। इसलिए अपनी शिकस्त तस्लीम करने की जरूरत भी होनी चाहिए।
जरूरी नहीं कि होम्योपैथी गलत हो, लेकिन होम्योपैथ तो गलत हो सकता है बहरहाल, और ये भी जरूरी नहीं कि होम्योपैथी में हर चीज की दवा दरियाफ्त हो चुकी हो। बेशुमार दवाएं हैं जिन पर अभी वो होनी चाहिए, प्रूविंग होनी चाहिए, तजर्बे होने चाहिए। अब लेसर रेमेडीज के ऊपर भी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी जा चुकी हैं, और कैंट का भी मटीरियल मेडिकल लेसर रेमेडीज पे मौजूद है। लेकिन मॉडर्न अब तरीके में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं लेसर रेमेडीज। आजकल इंग्लैंड में भी वो है विस्कम एल्बम, वो कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका नाम उन्होंने कुछ और रखा हुआ है, क्या नाम है आपको पता? टीका देते हैं उसका, और हमारे डॉक्टर हमदुल्ला साहब खास तौर पर इसके बड़े कायल हैं। विस्कम एल्बम एक होम्योपैथिक दवा है जो भी निस्बतन नई दवाओं में से है, और इसके मुतालिक इंग्लिस्तान में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया है कि उसको टीका बनाया हुआ है, वो फिर कैंसर हिस्से में टीका देते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे टीकों का कायल ही नहीं हूँ, और विस्कम एल्बम को वो कहते हैं मुंह से नहीं देना चाहिए, हालांकि मैंने हमेशा मुंह के जरिए आम तरीके से दी है, और अगर फायदा हुआ तो उससे हुआ है, तो इसलिए खामखा मरीज को तकलीफ देने वाली बात है। मगर बहरहाल जो करते हैं उनके अपने तजर्बा करते होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नई नई दवाएं मुसलसल दरियाफ्त हो रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि प्रूविंग उनमें बहुत कम है। इसलिए मैंने पहले भी ऐलान किया था, अब फिर करता हूँ कि जहाँ अहमदी डॉक्टर प्रूविंग करना चाहते हैं तो ऐसी किताबों से फरिश्ते निकाल सकते हैं जिनको हम लेसर रेमेडीज या निस्बतन नई दवाएं कहते हैं। उनमें से अक्सरियत ऐसी है जिनकी प्रूविंग नहीं हुई, क्लिनिकल तजुर्बे से वो सामने आई हैं। तो होम्योपैथी में प्रूविंग भी जरूरी है और क्लिनिकल तजुर्बा भी जरूरी है। प्रूविंग शुरू में ही आपको मर्ज के दवा के ऐसे तमाम असरात की तरफ आपकी रहनुमाई कर देती है जो क्लिनिकल तजुर्बे में 15-20 साल में जाकर होते हैं। यानी एक दो तो काफ़ी नहीं, 10-15 मरीजों पर अगर इस्तेमाल की जाए तो इसके कोई ना कोई पहलू हर मरीज अपने मिजाज के मुताबिक जाहिर करता है। तो इसकी प्रूविंग की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, और उसका तरीका दोबारा मैं ये बताता हूँ कि इसकी पोटेंसियाँ 2-3 बना ली जाएं, एक छोटी, कुछ निस्बतन बड़ी, कुछ 30 तक, बहुत ऊंची नहीं जाना चाहिए। और वो किसी शख्स को जो सेहतमंद हो उसका रिकॉर्ड पहले तैयार करके कि वो किस मिजाज का है, गर्मी सर्दी का असर, चलने फिरने से उसको ठंडी हवा का क्या असर है, भीगे हुए मौसम का क्या असर है, गर्म भीगे हुए मौसम, ठंडे भीगे हुए मौसम, खुश्क सर्दी और भीगी हुई सर्दी, इस किस्म की बहुत सारी इलामतें हैं जो रोजमर्रा हमारी तबीयत पर असरअंदाज होती। बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो या असरात हैं जो हम पर असर डालते हैं। तो इन सब को पहले देख के एक परफॉर्मर बना लेना चाहिए, और हर मरीज का मिजाज उसमें लिख लिया जाए। ज़हनी मिजाज मसलन आर्सनिक को पेश नज़र रखते हुए किस किस्म का है, गुस्से वाला है, नरम मिजाज है, रोने की तबीयत माइल है, या ऐसा गुस्सा जो दिल पर लेता है, या ऐसा गुस्सा है जो लोगों पर भड़कता है। ये भी फर्क होते हैं गुस्से में। और गम की खबर से क्या असर पड़ता है, फिक्रों से क्या असर पड़ता है, और उसके सारे बदन पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर जो अमूमन तग़य्युरात, मौसम के तग़य्युरात या सुबह और शाम के बदलने से, हरकत आराम से और गर्मी सर्दी से, ये सारे असरात उससे इंटरव्यू लेकर किसी ज़हीन आदमी को ढूंढना पड़ेगा, तमाम बातें लिख लें, फिर उसके ऊपर ये प्रूविंग शुरू करें और उससे कहें कि जो भी तुम्हें तब्दीली नजर आए वो मुझे लिख लो। और दूसरे मिजाज के आदमी को चुनकर जब इंटरव्यू लेंगे कईयों से, तो हर मिजाज की तयीन अलग अलग हो जाएगी, उस पर फिर इसी तरह से प्रूविंग करें। और आमतौर पर प्रूविंग एक दफ़ा की जाती है, मेरे ख्याल में लाजिम है कि मुख्तलिफ मौसमों में की जाए। उन्हीं मरीजों पर, एक मरीज पर आपने सख्त सर्दी और खुश्क सर्दी में प्रूविंग की है, फिर आप उसी मरीज पर भीगी हुई सर्दी जबकि बरसात हो रही हो,
खुश गर्मी में की है, फिर भीगी हुई बरसात के मौसम की गर्मी में भी, फिर इसी तरह सुबह और रात का फ़र्क तो खैर रोज़मर्रा होते रहता है, वो छोड़ेंगे, लेकिन मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ मुतदल आब हुआ है, जहाँ गर्मी सर्दी के फ़र्क बहुत ज़्यादा हैं, इन सब को पेश नज़र रख कर प्रूविंग की जाए तो फिर इकट्ठा उसका जायजा लेकर फिर हमें समझ आएगी कि मरज़ की असल तस्वीर क्या है और लोगों के अमूमी ज़ाती तासुरात तो नहीं उसमें दखल अंदाज हो गए। फिर इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा गरीब इंसान की खिदमत के लिए दवाओं की मिकदार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये काम जो है तश्ने तकमील है। दूसरा पहलू है नई दवाओं पर तजर्बे। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बहुत सी ऐसे जहरीली दवाएं हैं वो एलोपैथिक में इस्तेमाल होती हैं। वो एक मरज़ के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन उसके बदअसरात बहुत हैं। अब केमोथेरेपी के थेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी उनमें से एक है। और दमा के मरज़ में जो इनहेलर्स लेते हैं ये भी एक चीज़ है। ये इनहेलर्स जो हैं वो बाज़ दफ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होकर ऐसे मरीज को, दमे के मरीज को वक्ती तौर पर दमा तो ठीक करेंगे, लेकिन राशे की तकलीफ पैदा कर सकते हैं और प्रोग्रेसिव फेलियर और मस्कुलर स्ट्रेंथ, क्या कहते हैं इसको एलोपैथी में? डिस्ट्रोफी ऑफ द मसल्स, डिस्ट्रोफी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रोफी बाद मरीजों में पैदाइशी पाई जाती है। अब इसमें ये मादा है आपके इनहेलर्स में कि अगर ये लंबा अरसे तक दिए जाएं तो इस किस्म की अलामतें पैदा कर सकते हैं। वो अमराज डिस्ट्रोफी की जिनका इलाज न एलोपैथी में मौजूद है न होम्योपैथी में मौजूद है, यानी वो बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मरज़ की वजह से ठीक पैदा होने के बावजूद रफ्ता रफ्ता असाबी कमजोरी में मुब्तला होकर अमूमन बलूगत की उम्र तक फौत हो जाते हैं। और बड़ी काबिल रहम हालत है ऐसे वालिदैन की भी, बच्चे लाशों की तरह पड़े हुए, दिमाग बिल्कुल तेज़ है, तमाम हिस्से दुरुस्त हैं और उससे उसके नतीजे में ज़्यादा अजाब है, कुछ नहीं कर सकते, आस्ते सब ताकत निकल जाती है। ये दवाएं जो हमारे इस्तेमाल में आ चुकी हैं कि असर रखती हैं, इनकी होम्योपैथिक पोटेंसी बनानी चाहिए और एहतियात से थोड़ी प्रूविंग करनी चाहिए। जब प्रूविंग बार बार क्या क्या करें तो बाज़ दफ़ा बदअसरात लंबे भी चल जाते हैं। मैं जिन्होंने लाइकोपोडियम की प्रूविंग की थी उनके बाज़ दफ़ा लास्टिंग बदअसरात नेजल कैविटीज़ पर, नेजल मेम्ब्रेन्स पर ज़ाहिर हुए। इसलिए प्रूविंग में एहतियातें भी हैं, थोड़ा सा दें, इंतज़ार करें और फिर देखें। तो मैंने वक्फ़े जदीद में कुछ प्रूविंग की थी, मगर मैं साथ अपने ऊपर भी करता था ताकि मालूमीन को ये ख्याल ना हो कि ये हमें ही तजर्बा का बनाया हुआ है। तो और उसका फ़ायदा हुआ कि मुझे पता लग जाता था कौन ख्यालात में बात कर रहा है, कौन हकीकी बात कर रहा है। तो ये प्रूविंग का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब आर्निका के लिए ख़त्म करने का वक्त है या आपका वक्त ख़त्म? एक मिनट बाकी है। अच्छा, ये ज़रूरी बात थी, मैंने याद दहानी करवानी थी। मैंने महसूस किया अभी तक मुझे ख़त नहीं आया कोई किसी किस्म का प्रूविंग पर। प्रूविंग की स्कीम बनाएं, आदमी ढूंढें और प्लान करके मुझे भेजकर अप्रूव कराएं। हम यहाँ सेंट्रल रजिस्टर में चढ़ाएंगे और फिर मुख्तलिफ इलाकों में वही प्रूविंग भी करवा के देखेंगे, ताकि ये भी पता लगे कि मुद्दल मौसम में क्या असर है, सर्द शिमाली सर्द इलाकों में क्या असर होता है और ज़्यादा सख्त गर्मी सर्दी के तजाद में क्या असर होता है। एक सवाल था हाँ जी, कि काली आयोडाइड और आर्सेनिक आयोडाइड जो आपने कैंसरस जी, सिचुएशन जो कैंसरस नहीं, गैंग्रीनस। जी जी, ये किस पोटेंसी में? मैं तो 200 में इस्तेमाल करता हूँ और कभी दूसरी में नहीं की, लेकिन खुली तजर्बे की गुंजाइश मौजूद है। आप 1000 में भी दे के देख सकती हैं, बाज़ केसेस में, बड़े हुए केसेस में CM भी दे के देख सकती हैं, 1 लाख। तो या आप सब मर्द भी देख सकते हैं। तो तजर्बे करके हमें
अपने तजर्बे के माहसूल को ज़ख़ीरे में तब्दील करना चाहिए। वो यही बेहतरीन तरीका है कि मुझे ख़त लिखा करें, हम एक ऐसा डिपार्टमेंट अलग, एक तो हमारे सलीम साहब और पीर साहब वही काम कर रहे हैं, इन पर बोझ ज़्यादा हो तो वॉलंटियर्स कुछ ले लेंगे, और ये हमारे पहले ही वॉलंटियर हैं हमारे जी जी अब हैं वॉलंटियर कर रहे हैं ना, आप भी और आपकी शीरी बेगम साहब भी दोनों। जी करें। अच्छा, वो वेंटोलिन के जो वो 10,000 तक हम पहुँचे, बना चुके हैं बस माशाअल्लाह। आगे जाएं अधूरी है बस। अभी 10,000 पे तरीके होने पे बाकी है, 10,000 बहुत काफ़ी है, 10.5 अच्छा ये उन्होंने बनाई है, वो हाथ से पोटेंसी। ठीक अच्छा 10,000 का मतलब है कि 20,000 दफ़ा उन्होंने ये हरकत की है। 1000 तो जहाँ पहुँच गई जी, हाँ जी, 30 की 200 की और 1000 की तो हाँ वो दे दी है हमने। 10,000 अब बना रहे हैं। अच्छा, ये अब जितने मरीज हैं इस किस्म के, उनको पीर साहब भिजवाना शुरू कर दें और रिकॉर्ड रखें उनके असरात का, लेकिन राइजिंग पोटेंसी में दें, 30, 200, 1000, 10,000 वगैरह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह कल है फिर इंशाल्लाह।